आपकी स्क्रीन पे देखिए होगा 3+1। पहले एक बार मैं क्लास के बारे में बता दूं। हाँ, 3+1 प्रीलिम्स 2021 टॉप 50 चैप्टर रिवीजन। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग यानी टॉप 3 में हमें 3 सब्जेक्ट लेना है। इतिहास लेना है, इतिहास के साथ हमें अर्थव्यवस्था लेना है, और उसके साथ साथ हमें, ठीक है, तीसरा विषय हमें क्या लेना है, राज्य व्यवस्था। लेकिन यहां मैं राज्य व्यवस्था को रिप्लेस करूंगा। जरा आप लोग बताइएगा, राज्य व्यवस्था को रिप्लेस करूंगा यानी ये मानते हुए, ठीक है ना, आप लोग एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, ये मानते हुए कि राज्य व्यवस्था आप लोगों का तैयार है। चूंकि यूट्यूब पर मैं वो एम लक्ष्मीकांत करा ही रहा हूं, ठीक है ना। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपको कुछ नहीं इसमें से करना है। राज्य व्यवस्था की जगह, पॉइंट नोट किया जाए, राज्य व्यवस्था की जगह करंट बेस्ड, क्या है, करंट बेस्ड एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक किया जाएगा। ठीक रहेगा, करंट बेस्ड एनवायरमेंट और साइंस टेक। ठीक है, ये चीज। और सबसे पहले इतिहास और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में वही इकोनॉमिक सर्वे वगैरह फिर से कराए जाएंगे एक नए अंदाज में, जहां से आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो अभी सबसे पहले इतिहास विषय शुरू हो रहा है। अभी सबसे पहले इतिहास विषय शुरू हो रहा है, जिसके, ओ एक मिनट, मैं एक फाइल डाउनलोड कर लूं बेटा। एक मिनट, आप एक, मैं फाइल उठा लेता हूं। एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए, फाइल ले लूं बस। ठीक है, तो 3+1 प्रीलिम्स 2021 टॉप 50 में फैक्ट प्लस टर्मिनोलॉजी पर फोकस होगा। और हिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, जिनमें एंशियंट हिस्ट्री है 26, 27, 28, 29 और 30। 5 लेक्चर लगातार बिना किसी छुट्टी के ये आपके पास रहेगा। मेडुअल हिस्ट्री है, क्या है, मेडुअल हिस्ट्री 31, 1 और 2। ठीक है, क्या हो गया, 31, 1 और 2। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, ये आपका इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास होगी फ्री हैंड, जिसमें आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको केवल सुनना है।
यानी आपको केवल क्या करना है, सुनना है, और इसमें केवल इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा की जाएगी, किसी प्रकार के बेस की तैयारी नहीं कराई जाएगी। ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा बच्चों ये करना आवश्यक है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं है नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, आप आकर के यहाँ पे जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं आप पूरा का पूरा डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, 1 अगस्त से मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो आकर के वो जुड़ सकता है, ऑप्शनल जीएस कुछ भी ले सकता है वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 1 अगस्त से बिल्कुल, तो जो बच्चे आना चाहते हैं फटाफट आकर के कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, और इसमें पाषाण काल, इसमें पाषाण काल पर हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं। बिना समय गंवाए 1 घंटे की क्लास रहेगी, केवल पढ़ना, केवल पढ़ना, केवल पढ़ना और केवल पढ़ना। ठीक है ना। तो पाषाण काल सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो पाषाण काल से जहां से प्रश्न बनेगा, हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, यानी प्रश्न बनने की संभावना, देखिएगा प्रश्न बनने की संभावना कहां कहां होगी, प्रश्न बनने की संभावना। तो 3 पार्ट इसके निकल करके आएंगे जहां से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले इसका हम विभाजन करते हैं पूरा पाषाण काल, क्योंकि आपको पता होगा एक ट्रेंड वाली बात है, पाषाण काल से जो ट्रेंड दिखाता है वो पाषाण काल ट्रेंड क्या दिखाता है, जरा एक बार आप विचार करिएगा। पाषाण काल का ट्रेंड ये दिखाता है कि जो भी स्थल होते हैं, आप लोग कमेंट करते चलिएगा जब मैं कहूं तब, जो स्थल होते हैं वो पूछता है, पूछता है कि नहीं पूछता, स्थल पूछता है। और इन, ठीक है, स्थल पूछता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सैंधव सभ्यता से है। तो उस सैंधव सभ्यता में एक स्थल वो पाषाण काल का डाल देगा। किनका संबंध 6 बीसी से है, एक उसमें पाषाण काल का डाल देगा। तो एक प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्थल। देखिए मैंने पहले कहा क्लास का नाम है फैक्ट एंड टर्मिनोलॉजी, तो हम पाषाण काल में यानी सबसे ज्यादा फोकस करेंगे स्थल पर। और दूसरी चीज पहली घटना पर, यानी पहली घटना। अब वो पहली घटना कुछ भी हो सकती, कहां से क्या मिला है क्या नहीं मिला है, वो सारी चीजें आपकी मेरे प्यारे बच्चों हो जाएंगी। तो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, हम 2 चीज पीटी के लिए पढ़ने जा रहे हैं, स्थल और पहली घटना। स्थल और पहली घटना नोट कर लिया सबने, यानी और आप सब भगवान भरोसे छोड़ेंगे। अब ये 1 घंटा पूरा पाषाण काल मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट 5 लेक्चर में मुझे प्राचीन भारत का इतिहास निपटाना है, और निपटाना नहीं है, धांसू निपटाना है। तो 3 काल है, फटाफट आप चल जाइएगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, और इसके पश्चात हो गया आपका नव पाषाण काल मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 काल। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्या क्या पूछेगा, तो पूरा पाषाण काल की तकनीक और स्थल मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यानी तकनीक कौन सी इस्तेमाल की जाती थी, और इसके पश्चात स्थल कौन कौन से प्रसिद्ध हैं जहां से कुछ मिला है, सॉरी स्थल का नाम, और पहली घटना। ठीक है, क्या है पहली घटना, ये 3 चीज आप लोग नोट करिएगा। ठीक है ना। ये हो गया आपका तकनीक, स्थल का नाम और पहली घटना। ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही तीनों कालों का हमें बस केवल 3 चीज पे फोकस करना है। तो अब आते हैं हम लोग किस पे, अब किस पे आते हैं, पूरा पाषाण काल पे, यानी सबसे पहले आते हैं पूरा पाषाण काल पे, एकदम से पूरा पाषाण काल पे हम आते हैं।
और पूरा पाषाण काल में मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, जो बच्चे बाद में आए हैं एक लाइन, ये प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट हुई है जिसमें 3+1 जो मेरी स्ट्रेटजी है, यानी 3 विषय प्लस करंट अफेयर्स पर अब ये रेगुलर क्लास चलेगी, रुकेगी नहीं। यानी ये रेगुलर संडे वनडे सब, जिसमें मैं सबसे पहले हिस्ट्री खत्म कर रहा हूं प्रीलिम्स 2021 के लिए। टोटल फोकस है प्रीलिम्स 2021। बस अब इतना ही बताना चाहता हूं। अब आ जाइए फटाफट। पूरा पाषाण काल को भी मेरे प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और इसके पश्चात आपका है उच्च पूरा पाषाण काल। ये याद रखिएगा, उच्च पूरा पाषाण काल। अब सबसे पहले होता है टेक्नोलॉजी। तो आपको पहला प्रीलिम्स का प्रश्न, मैं बार बार लिखूंगा प्रीलिम्स या पीटी लिखूंगा, तो इससे आप समझ लीजिएगा प्रीलिम्स। तो पूर्व, अब पहला पीटी का क्वेश्चन क्या होगा कि पूरा पाषाण काल में, या अगर बहुत डीप जाएगा, ठीक है ना, बहुत डीप, हाँ, सुबह 7 बजे ही टाइम रहेगा। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो सबसे पहला पीटी का होता है कौन सा, चाहे हम तकनीक कहें, ठीक है ना, या हम ये कहें कि कौन सा हथियार इस्तेमाल करते थे। तो यहां पर तकनीक उनके पास क्या थी, याद रखिएगा, या हम ऐसा कह लें कि इनके पास कोर उपकरण कौन कौन से थे। कोर उपकरण, यही क्वेश्चन है, कोर उपकरण। तो कोर उपकरण कौन से थे, हैंडेक्स, ठीक है ना, यानी हस्त कुठार, आप हिंदी में पढ़िएगा, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी, क्लीवर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, लेकिन आप हिंदी में ही पढ़िए, क्योंकि हिंदी में हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी, इनके पास ये 3 हथियार होते थे। कोर उपकरण इनके पास ये थे। मध्य मध्य पूरा पाषाण काल, तो जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इनका जो उपकरण होता था, कोर उपकरण, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, कोर उपकरण होता था फ्लैक, यानी फलक उपकरण होते थे। फलक क्या होता था, फलक। तो इसको सतर्क रहेगा, क्या होता था, फलक। और उच्च पूरा पाषाण स्थल में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, उच्च पूरा पाषाण के में तक्षिणी एवं खुरचुनी। क्या होता था, तक्षिणी एवं खुरचुनी, तक्षिणी एवं खुरचनी होते थे। तो पहली चीज रट लीजिए आप, ठीक है ना, सबसे पहले इसको रट लीजिएगा, तक्षिणी एवं खुरचनी। सबको याद हो गया, फटाफट मैं आगे चल रहा हूं, फटाफट मैं आगे चल रहा हूं, टाइम मैंने पहले ही कहा था। अब जो सबसे पहला स्थल, अब टेक्नोलॉजी याद हो गई, अब आपको स्थल पर फोकस करना है, यानी पूरा पाषाण काल का स्थल। तो स्थल में आपको पता है सबसे पहले, यानी क्या मिलेगा, सोहन नदी की घाटी। तो ये प्रीलिम्स में कैसे पूछेगा, सोहन नदी की घाटी का संबंध किस क्षेत्र से, मतलब किस काल से, किस संस्कृति से है, यह भी ध्यान रखिएगा, सोहन नदी घाटी। तो अब दूसरी चीज आएगी सोहन नदी घाटी, ठीक है ना, इसका संबंध मेरे प्यारे बच्चों किससे है, नाम लिखने की जरूरत नहीं, पूरा पाषाण काल से। किससे है, इसका संबंध पूरा पाषाण काल से है। और यहीं से पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हुए हैं, और ये पाकिस्तान में है, ये भी याद रखिएगा, हिंदुस्तान में नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में है। और इसे हम क्या कहते हैं, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। क्या कहते हैं, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, ये याद रखिएगा। ये चापर और चापर और चापिंग पिंग पेबुल संस्कृति से हम कहते हैं, क्योंकि ये हथियार होते हैं, यानी यही टूल्स यहां पर पाए जाते थे, चापर चापिंग। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का प्रश्न है कि अगर आपसे पूछ ले कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण किस काल के हैं, पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नव पाषाण काल के, सैंधव काल के, तो आप कहेंगे भैया ये सब किसके हैं, ठीक है, ये सब पाषाण कालीन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चापर चापिंग और पेबुल संस्कृति, ये आप याद रखेगा, ठीक है, चापर चापिंग और पेबुल। अब इसके बाद आता है एक स्थल और है, स्थल में पहला स्थल ये हो गया। अब दूसरा भी हम
पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा सबसे पहले। दूसरा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, एक स्थल का नाम आएगा जिसका नाम होता है बदमदुरै, बदमदुरै तथा अत्तिरपक्कम। ये याद रखिएगा, अगर मेरी ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी प्रीलिम्स में तो फिर कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। मैंने काफी कुछ सोच के फ्री हैंड लेक्चर लेने का फैसला किया है। बदमदुरै और अत्तिरपक्कम ये दूसरे स्थल हैं। तो ये क्यों प्रसिद्ध है बच्चों? बदमदुरै और अत्तिरपक्कम ये मद्रास में है। मद्रास कहाँ है? यानी तमिलनाडु में, ठीक है ना। कहां पर? तमिलनाडु में। तो प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा ये दोनों स्थल यहां है। और यहां से क्या मिले हैं? अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था हस्त कुठार यानी हैंड एक्स। जैसे नहीं आपने पिक्चर देखा हो, वो कई पिक्चरों में ऐसे पत्थरों के हथियार जो लेकर के, खासकर साउथ की फिल्मों में। तो इन दोनों स्थलों से हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स क्या है? हैंड एक्स संस्कृति का उदाहरण मिलता है। हैंड एक्स संस्कृति का उदाहरण मिलता है, यानी हस्त कुठार का उदाहरण आपको यहां से मिलता है। आप याद रखेगा। और कौन कौन से उपकरण है आपको पता, बताने की आवश्यकता नहीं। फिर अगला स्थल क्या होगा? स्थल में तीसरा स्थल क्या होगा? तीसरा स्थल होगा पल्वरम मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम है? पल्वरम। ये नाम आप याद रखिएगा, ये नाम है पल्वरम। कौन सा नाम है? पल्वरम, ठीक है ना। और पल्वरम से भी इसकी खोज की थी रॉबर्ट, क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। बस इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कभी कभार प्रीलिम्स में पूछ लेता है इनका नाम, भूगर्भ वैज्ञानिक, यानी जो पृथ्वी के गर्भ में क्या छुपा उसके बारे में जानने वाले। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे मेरे प्यारे बच्चों। ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इन्होंने पल्वरम की खोज करी, सॉरी, पल्वरम से भी हैंडेक्स संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। अब आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से स्थल का संबंध हैंडेक्स संस्कृति से है? तो आप आंसर क्या मारेंगे? बदमदुरै और अत्तिरपक्कम और पल्वरम, तीन स्थल। बाकी और कोई भी स्थल आप मारने वाले नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये हो गया सोहन नदी की घाटी, सोहन नदी की घाटी। और अब इसके बाद चौथा स्थल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा आएगा बेलन नदी की घाटी। बेलन नदी की घाटी क्या आएगा? बेलन नदी की घाटी। ये आ गया बेलन नदी की घाटी, ठीक है ना। ये कहां पर है? ऑब्वियस है, ये गंगा का पार्ट है, इलाहाबाद के पास है, ठीक है ना। बेलन नदी की घाटी याद रखिएगा। यहां से पूरा पाषाण काल के 44 स्थल मिले हैं। सबका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, तो इसका मतलब है बेलन नदी की घाटी पूरा पाषाण काल का, ठीक है ना। क्लियर है? पूरा पाषाण का एक प्रसिद्ध स्थल था। यहां पर एक स्थल है जिसका नाम है बेलन नदी की घाटी में, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों लोहदा नाला। क्या नाम है? एक स्थल है जिसका नाम है लोहदा नाला। और लोहदा नाला में क्या मिला हुआ है? याद रखिएगा, यहां पर एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? मातृ देवी की। इसका मतलब हुआ कि सैंधव सभ्यता में जो मातृ देवी आधार थी, उसका प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिला है? तो बेलन नदी घाटी की लोहदा नाला से। यह पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। और ये जो मिट्टी है, जो मातृ देवी की मूर्ति, ये हड्डी से बनी है, ये अस्थि से बनी है, ये हड्डी से बनी है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल, जिसमें मुझे लगता है इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अब आते हैं मध्य पाषाण काल मेरे प्यारे बच्चों। क्या आते हैं? मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है।
और इसके अलावा ये एक तरीका है, टीचर का एक सिखाने का तरीका। हो सकता है आप ऐसे पढ़े हो या हो सकता है आप ऐसा ना पढ़े हो, दोनों बातें हो सकती हैं। इसका मतलब आने वाले 10 अक्टूबर के लिए इसी तरीके से आपको हर एक क्लास करनी है। यानी क्लास का मतलब अपना कंटेंट करना, सॉरी, यानी कोई भी कंटेंट जब आप पढ़ेंगे तो इसी पैटर्न पर आप पढ़िएगा। यानी ऐसे ही बैठिएगा और कॉपी पेन लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे कि कहां से प्रश्न आएगा तो बताना कि 3 चीजों से आता है। जैसे मैं इतिहास में बता रहा हूं अभी, बाकी मैं इकोनॉमिक्स हर चीज का बताऊं। तो इतिहास का स्थल से आता है, तकनीक से आता है, 2 सर ने बताए। तो बस अब आपका दिमाग केवल स्थल पर, केवल तकनीक पर जाएगा, और तीसरा पहली घटना पर जाएगा। किस पर जाएगा? पहली घटना पर जाएगा। तो प्रीलिम्स आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब इतनी चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप बताएं, क्या थोड़ी सी साई ऑफ रिलीफ यानी संतोष की सांस आई कि चलो यार हमारा पूरा पाषाण काल तैयार है। अब आते हैं यहां पर हम लोग कहां पर? मध्य पाषाण काल पे। ठीक है, कहां गया यार? मध्य पूरा पाषाण काल। मेरे प्यारे बच्चों, तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है, इस संस्कृति का एक और नाम है, इसका एक और नाम है। और वो नाम क्या है? इसका एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फलक संस्कृति। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति, फ्लैग कल्चर। तो ये भी याद रखिएगा, पहला पीटी का क्वेश्चन हो गया कि हम किसे फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, यानी मध्यपुरा पाषाण काल। क्यों? क्योंकि फलक उपकरण होता था, ये उपकरण होता था और इसकी प्रधानता बहुत ज्यादा थी। यहां पर ये यहाँ का प्रधान था, इसकी प्रधानता थी, इसीलिए हम इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं, याद रखेगा। और ये जो फलक उपकरण है, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये किस, इसमें कौन सी सामग्री प्रयोग की गई है? उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री, मेरे प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी सामग्री? ये क्वार्टजाइट से बने हुए, क्वार्टजाइट पत्थर से, ये क्वार्टजाइट पत्थर से। मैंने पहले कहा तकनीक। तो आप लोग फिर से, मध्यपुरा पाषाण काल, इसका एक नाम फलक संस्कृति है। क्यों? क्योंकि फलक नाम के उपकरण यहां बहुत पाए गए हैं, और यह फलक उपकरण में जो सामग्री लगती थी उसे हम क्वार्टजाइट कहते थे, याद रखिएगा। ठीक है ना? और पूरा ठीक है बच्चों। और दोनों ही कालों में, दोनों ही कालों में प्राकृतिक जीवन ही था, आपको पता है, बताने की आवश्यकता है। और अग्नि का ज्ञान तो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन अग्नि का इस्तेमाल ये लोग करते नहीं थे, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। यानी हंटर्स एंड गैदरर्स थे। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों क्या थे? आखेटक एवं संग्राहक थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना? अब आते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, मध्य पाषाण काल के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की? यानी इसकी खोज किसने की? अगर हम अगली स्लाइड में आ जाएं तो ज्यादा पिक्चर क्लियर रहेगी। इसकी खोज किसने करी? सॉरी, एक मिनट, यहां लिख देता हूं तो थोड़ा क्लियर रहेगा, जिससे आपको ये एक शॉर्ट नोट्स के रूप में भी काम आ जाए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्लास, इसकी इंपॉर्टेंस केवल आज आज नहीं है। ये इस तरीके से प्लान किया हूं कि 5 रोज में जो भी मैं टॉप 50 चैप्टर कराऊंगा, तो वो आप लोग एग्जाम के समय क्या करेंगे, जब आपके समय पास टाइम नहीं रहेगा, 1 से 10 अक्टूबर तक कान में लगा के सुनेंगे। ये अभी की है, ये 1 से 10 अक्टूबर की भी है, ठीक है? तो खोज, इसकी खोज किसने की बच्चों? तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसकी खोज करी आर्कीबाल्ड कार्लाइन ने। इनका नाम है आर्कीबाल्ड बाल्ड कार्लाइल। तो बेटा सबके लिए जरूरी है, पढ़ने का तरीका सीख लोगे, चाहे 22 के लिए चाहे 25 के लिए, 22 में भी तो यही काम करना है ना। आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने इसकी, मेरे प्यारे, खोज करी है। और कहां से करी है? विंध्य क्षेत्र। कहां से करी है? यानी विंध्य पर्वत वाला जो क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र से। और यहां पर उपकरण कौन से मिले हैं? यहां पर उपकरण कौन से मिले हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है, मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म माइक्रोलिथ, याद रखिएगा,
सूक्ष्म पाषाण के बने हुए हैं। इन्हें इंग्लिश में माइक्रोलिथ भी कहते हैं, तो आप याद रखिएगा माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहां की एक बड़ी खूबसूरती है, यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं बच्चों, उसमें क्या मिला है याद रखिएगा, यहां से और सब तो मिला है, यानी यहां से पशुओं की हड्डियां मिली हैं, और इस पर क्वेश्चन आईएएस भी पूछ चुका है। पशुओं की हड्डियां मिली हैं, क्या मिली हैं? पशुओं की हड्डियां मिली हैं, कब्रिस्तान मिला है, ठीक है ना, और कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, यानी कुछ कुछ लाइफ सेटल होती हुई दिखाई देती है। बाकी उपकरण तो मिलते मिलते, वो तो आपने पीछे ही सूक्ष्म पाषाण के उपकरण मिलेंगे मिलेंगे, तो ये वहां से मिले हैं। अब आइए देखते हैं, और इसके साथ साथ 14 मानव कंकाल, ये देखिए 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। ये एक अच्छा सा फैक्ट है, याद रखिएगा। तो ये चारों पॉइंट यहां पर आप बना लीजिएगा। पशुओं की हड्डियां मिले, कब्रिस्तान मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, और 14 मानव कंकाल यहां पर मिले हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां से स्थल कौन कौन से हैं प्रसिद्ध? तो स्थल में 3 स्थल आपको जरूर याद रखने, सराय नाहर राय, सरार नाहर राय, महदहा और दमदमा। क्या है? दमदमा। ये 3 बड़े प्रसिद्ध स्थल हैं, और ये आज का जो यूपी का प्रतापगढ़ है, ये वहां पाए जाते हैं। यूपी का प्रतापगढ़ एक एरिया है, ठीक है ना। ये 3 स्थल प्रसिद्ध हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और इन तीनों ही स्थलों से, इन तीनों ही स्थलों से ये हड्डी के उपकरण, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन ये पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चों? तीनों से ही हड्डियों के उपकरण और ये सारे मिलते हैं। ये जो दमदमा है, इसको मैं गोला कर रहा हूं, इसका एक स्पेशल इफेक्ट है दम दमा का। दमदमा से क्या मिला है? 41 मानव कंकाल मिले। क्या मिले हैं? 41 मानव कंकाल मिले हैं। तो अगर ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में, खैर ऐसा पूछेगा नहीं, ऐसा पूछेगा नहीं, ध्यान करिएगा। बस आपको ये इन स्थलों के नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। और सराय नहर राय से एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिला है। यहां पर 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए, यानी एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य। 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है सराय नहर राय से। ठीक है बच्चों, हो गया। अब आते हैं, एक यहां का बड़ा प्रसिद्ध स्थल है जिसे हम बोलेंगे लेखैया, विंध्य क्षेत्र का। ये हो गए एक साथ, मैंने कई स्थल लिख दिए, दूसरा लिख देते हैं विंध्य क्षेत्र का लेखैया। विंध्य क्षेत्र का एक स्थल है लेखैया, विंध्य क्षेत्र का ही लेखैया। ये इंपॉर्टेंट है, ये शैलाश्रय है, यानी शिलाखंड है, शैलाश्रय है। ये भी नाम याद रखिएगा, लेखैया बहुत प्रसिद्ध स्थल है, आपको ध्यान में रखना है। यहां से भी 27 मानव कंकाल, यानी इसका मतलब होता है, मानव कंकाल नहीं पूछेगा, मतलब ये होता है कि ये सब यहां आवासीय बस्तियां थी। ये सब क्या थी? ये सब आवासीय बस्तियां थी, ये चीज याद रखिएगा। तो विंध्य क्षेत्र का लेखैया भी एक स्थल यहां पर हो जाता है, याद रखिएगा। अब ये सारी चीजें, अब देखिए कितना बढ़िया बना, खोज, उपकरण, साक्ष्य और जो महत्वपूर्ण स्थल थे, महत्वपूर्ण स्थल थे। अब कुछ स्थल और भी आएंगे, लेकिन वो बड़े प्रसिद्ध स्थल होंगे। अब और कौन कौन से स्थल हैं, या हम कह सकते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाए। अब यहां पर आ जाए स्थल, फिर से आगे और पकड़ लेते हैं, मैंने कहा स्थल ही पकड़ना है, ठीक है ना। अब आदमगढ़,
कौन कौन सा बेटा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। आदमगढ़ ये कहाँ है, होशंगाबाद एमपी में, होशंगाबाद एमपी में। और बागोर, बागोर याद रखिएगा कहां पर है ये, बागोर है भीलवाड़ा राजस्थान में, बागोर है भीलवाड़ा राजस्थान में। तो आदमगढ़ और बागोर ये दोनों स्थल आपको याद रखना है, प्रसिद्ध स्थल है। यहां ये क्यों प्रसिद्ध है, यहां पर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन ऑब्वियस है। यहां से यस नशीफा मेरे, ठीक है, यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य पहली बार, दिस इज द फर्स्ट टाइम। मैंने पहले ही कहा जो घटना पहली बार आपसे होगी वो यूपीएससी का प्रश्न होता है, बट हमारे स्थल हम अपने पैटर्न पर चल रहे हैं, यानी देख सकते हैं। यानी आपको एक सिखाने की कोशिश है, सुबह का 1 घंटा 7 से 8 कि दिन भर आपको कैसे पढ़ना है। याद रखिएगा ये एक मेरी कोशिश है कि दिन भर अब कैसे चलना है, ये सभी बच्चों के लिए, यूट्यूब के भी और प्लस के भी, क्योंकि प्लस के बच्चों का इस समय मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहा था, इसलिए ये स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है और ये रुकेगा नहीं, ये हमेशा याद रखेगा। क्योंकि प्लस पे लगभग 1500 बच्चे हैं जो मेरे ऊपर भरोसा करके आए हैं और इसमें से लगभग 1000 प्रीलिम्स दे रहे हैं, ठीक है ना। ये उनके लिए और यूट्यूब सभी बच्चों के लिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने भरोसा किया, लाखों रुपया खर्चा किया, हजारों रुपया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब ये क्लास रुकेगी नहीं, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पढ़ाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये हो गया आपका, और जिस पैटर्न पे मैं कर रहा हूं, याद रखिएगा इसी पैटर्न पर आपको अपनी तैयारी करना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगली चीज क्या है, अब अगली चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चित्रकला। एक और स्थल आएगा, एक और स्थल आएगा, उसका नाम क्या होगा, भीमबेटका। बताने की आवश्यकता नहीं है, भीमबेटका। तो ये क्या है, प्रागैतिहासिक पाषाण चित्रकला का उदाहरण। भीमबेटका आपको बताने की आवश्यकता नहीं, तो ये आपका क्लियर हो गया, यानी ये आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। और भीमबेटका कहां है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी है, ठीक है ना। यूनेस्को कहां है, भीमबेटका विश्व विरासत सूची में। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स जो है मेंस में, बेटा मेंस की चिंता ना करो, हाथ जोड़ के मेरे हाथ में है और ये विश्वास हो चुका होगा कि मेंस मेरे हाथ में, इसलिए प्लीज टोटल चिंता 21 वाले प्रीलिम्स की करें, मैं पहले कह रहा हूं, मेंस की चिंता नहीं। वॉइस रिकॉर्ड कर लो, अगर प्री निकल गया मेंस रुकने नहीं दूंगा, और प्लस वाले बच्चों को पता है क्या तरीका है, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे प्री मेंस निकाले हैं इस बारी जो कहते थे कि हमने कभी सुना नहीं है, हमने कभी नहीं सुना सर, ये कभी नहीं सुना। सोचो जब उन्होंने नहीं सुना था, उनको मैंने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने सीखा और उनका प्री मेंस निकला। तो आप लोग तो शुरू से साथ हैं, इसलिए केवल प्री। 1 मिनट ये जरा वो लगा दूं चार्जर। ठीक है, और आप इतने रोज से आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो एकदम केवल अपना प्रीलिम्स पर फोकस करिए और किसी चीज पर नहीं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अब हमारा मध्य पाषाण काल, अकॉर्डिंग टू मी 3 चीज मैंने कहा था, क्या पढ़ना है फिर से, टेक्नोलॉजी कौन सी आई है, स्थल कौन से हैं और पहली घटना कौन सी। इतने से आ गया, ठीक है, नहीं तो राम राम, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आते हैं नवपाषाण काल, किस पर आते हैं, नवपाषाण काल पे, किस पे आते हैं, नवपाषाण काल पे। तो आपको पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए, खाद्यान्नों का उत्पादन यहीं से स्टार्ट होता है,
यानी खाद्यान्नों का उत्पादन यानी कृषि यहां से आती है, कृषि यहां से स्टार्ट होती है। जब कृषि होती है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि अस्थाई जीवन आपका प्रारंभ हो जाता है। और जो प्राचीनतम साक्ष्य, अब फिर देखिए खाद्यान्नों का उत्पादन, अब यहां पर स्थल, अब यहां पर फिर से आ जाएगा स्थल। स्थल में सबसे पहला स्थल आएगा लहुरा देव। कौन सा स्थल आएगा बच्चों? नई वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है लहुरा देव। तो पहला स्थल ये याद रखिएगा, क्या है ये है लहुरा देव। और कहां पर ये है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर। क्या है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का है लहुरा देव। यहां से हमें क्या साक्ष्य मिला है? यानी कृषि का साक्ष्य यही सबसे पहले, यानी कृषि। पहले मेहरगढ़ था लेकिन अब लहुरा देव माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना? यहां से बहुत पुराना, यानी कि मेहरगढ़ से भी पुराना। इसके पहले मेहरगढ़ था, बलूचिस्तान वाला, आपको पता होगा मेहरगढ़ ये कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला। मेहर क्या है? बलूचिस्तान। हाँ हाँ आयांश बेटे, कंटेंट यार ये सब कौन बदलेगा, ये हर जगह एक ही होता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको टेक्निक चाहिए बस। ठीक है, तो आते हैं, जैसे है लहुरा देव, लहुरा देव। अब उसके बाद आता है मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान। तो दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन रहेंगे तो लहुरा देव, अदरवाइज अगर किसी में मेहरगढ़ रहेगा तो मेहरगढ़, और लहुरा देव रहेगा तो लहुरा देव। आपको ये करना है, याद रखेंगे। ठीक है ना? तो ये, बट यहां पर गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। इन दोनों स्थलों से यानी कौन सी फसल के साक्ष्य मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और फिर अगला स्थल आ जाएगा कोल्डिहवा। अगला स्थल क्या आ जाएगा? कोल्डिहवा आ जाएगा। अब अगर अगला स्थल कोल्डिहवा है तो अब यहां से ये कहां है? तो ऑब्वियस है इलाहाबाद, यानी जिसको हम आज प्रयागराज कहते हैं। और यहां से क्या मिला है? यहां से चावल का साक्ष्य मिला। तो याद रखिएगा, चावल की भूसी या चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां से। अब ये जो मेहरगढ़ है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो मेहरगढ़ है ये अनवरत संस्कृति का उदाहरण है। ऐसा कोई शब्द आ जाए, अनवरत संस्कृति यानी लगातार चलने वाली संस्कृति का उदाहरण। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से अनवरत संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करता है, कौन सा स्थल? तो वो मेहरगढ़। अनवरत मतलब कि लगातार चलता हुआ, यानी पाषाण से लेकर के, क्या है? पाषाण से लेकर के और हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का साक्ष्य यहां पर प्राप्त होता है। हड़प्पा का यानी जो पूर्व वाला पार्ट है, पूर्व हड़प्पा, वो यहां से साक्ष्य मिलता है, याद रखिएगा। अब फिर इनके दो स्थल और प्रसिद्ध होते हैं, दो स्थल नौपाषाण काल के और प्रसिद्ध होते हैं, बुर्ज होम और मेरे प्यारे बच्चों अगला होता है गुफ कराल। क्या होते हैं? बुर्ज होम और गुफ कराल। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से? बुर्ज होम और गुफ कराल। तो जो बुर्ज होम है, इसकी खूबसूरती क्या है? यानी मानव और पशुओं का साथ साथ दफनाया जाना, ये बुर्ज होम का है, याद रखिएगा। दोनों जम्मू कश्मीर में, दोनों J&K में है, ये याद रखना है। मानव और पशुओं को एक साथ दफनाया जाना, यानी साथ साथ, यानी ये पता चलता है कुत्ते का पालतू बनाया जाना। अगर आपसे पता है कुत्ते का पालतू बनाया जाना तो कहां से मिलेगा? बुर्ज होम से, याद रखेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका बुर्ज होम की खूबसूरती। अब इसके बाद और कौन कौन से स्थल होते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से? एक और महत्वपूर्ण स्थल है, वह स्थल है चिराद। चिराद यह स्थल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चेक करेंगे तो एक प्रश्न जरूर रहता है कि चाहे संधो पे पूछे चाहे कहीं पूछे कि यह स्थल कहां से है, यह स्थल कहां से है।
तो उसमें से अगर आपको सारे स्थल पता होते हैं तो हम आइडिया लगा पाते हैं, अरे यार ये तो पाषाण काल वाला हटा दो, ठीक है ना। तो यहां से आते हैं चिरान, तो ये बिहार में है, याद रखिएगा कहां पर है, बिहार में। वहां का जो सारण जिला है वहां पर ये है। और यहां से जो है क्या मिले हुए, हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं, बहुत ज्यादा हड्डी के उपकरण, ठीक है ना। हड्डी के उपकरण यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर आता है कुछ और स्थल, ठीक है। दक्षिण भारत के स्थल, ये याद रखिएगा, दक्षिण भारत के स्थल क्या है, दक्षिण भारत के स्थल। इसमें कौन कौन सा है, ठीक है। दक्षिण भारत के स्थलों में क्या क्या है, एक कॉन्सेप्ट आएगा राख का टीला, राख का टीला, ये याद रखिएगा। राख का टीला का मतलब होता है कि भाई अभी क्या है, पाषाण काल में सभ्यता बहुत उन्नत नहीं थी, ऑब्वियस है। तो जो पशुओं को पाला जाता था, तो पशु का पूरा जो अवशेष होता है वो एक ही स्थल पर सब इकट्ठा होता जाता था, उनको जला दिया जाता था, उसी को राख का टीला कहते हैं। यानी कि जैसे आदिवासी समाज करता ना, एक जगह इकट्ठा होता है फिर वहां को नष्ट करके फिर अगली जगह जाता है, तो वही है राख का टीला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये राख के टीले, ये बृहत पाषाण काल या हम कह सकते हैं महापाषाण, बृहत पाषाण काल या महापाषाण काल से संबंधित है, याद रखिएगा। बृहत पाषाण स्मारक ये कहां से पाए गए हैं, राख के टीले, ये राख के टीले कहां से पाए गए, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा, संगन कल्लू, कहां पाए गए हैं, संगन कल्लू। और संगन कल्लू कहां है मेरे प्यारे बच्चों, संगन कल्लू है मैसूर में। फिर और कहां से पाए गए हैं, उतनूर से पाए गए हैं। कहां से पाए गए हैं, उतनूर से। और कहां से पाए गए हैं, पिकली हल से। कहां से पाए गए हैं, उतनूर से और पिकली हल से, ठीक है ना। तो ये राख के टीले क्या होते हैं, मैंने पहले बताया कि यानी जो पशु वगैरह होते हैं, क्योंकि आदिवासी संस्कृति में जैसे झूम कृषि का नाम आपने सुना होगा, झूम कृषि का नाम। तो एक जगह पर जब इनकी संस्कृति विश्राम करती है और जब वहां से अब उत्पादन की कोई संभावना नहीं होती, तो उस स्थल को ये जला करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा यहां से आपका ये तीनों काल खत्म होता है। अब हम आते हैं ताम्रपाषाण काल पे। किस पे आते हैं, ताम्रपाषाण काल पे। पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। ताम्रपाषाण काल पे अब हम आते हैं, याद रखिएगा। यानी कि ताम्रपाषाण काल जिसमें तांबे और पत्थर दोनों का इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए इसको चैल्कोलिथिक संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। इससे हम राख का टीला, कोई बच्चा कह रहा दोबारा बताइए। यानी बेटे जैसे पशु, आप राख का टीला का मतलब होता है, अरे यार जैसे आप लोग आज देखते होंगे ना, गाय भैंस का जो गोबर ओबर होता है वो इकट्ठा किया जाता है ना, किया जाता है कि नहीं किया जाता है, उपला बोलते हैं उसे, जलावन में भी काम आता है, समझ गए। तो राख का टीला मतलब वही, जब एक पशुपालन आधारित समाज है, ठीक है ना, तो क्या होगा, सारे अवशेष इकट्ठा होते जाएंगे, एक समय के बाद आदिवासी समूह अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो उसी जो अवशेष उनका होता है पशुओं का, वो जला देते हैं और वो राख के टीले हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब आते हैं, ठीक है, ताम्रपाषाण काल। ये सबसे पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल हुआ था, याद रखिएगा। और इसकी बस्तियां कहां पाई गई हैं, तो इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर फिर से आ गया ताम्रपाषाण काल। तो इसके स्थल कहां से पाए गए हैं, ये ऐसे ही पढ़िएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में, क्या है, पश्चिमी महाराष्ट्र में, दक्षिण पूर्वी भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में। अब आप देखिएगा ये क्यों मैंने कराया, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है ताम्रपाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और लिखेगा पहला, ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेष दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से पाए गए। दक्षिणी पश्चिमी यानी पूर्वी को क्या करेगा, पूर्वी को रिप्लेस कर देगा। तो ये प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने कहा। अब दक्षिण पूर्व में कौन कौन से हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से पाया गया है स्थल, मैं सीधा स्थल पर आऊं, आहार, या इसको आहाड़ भी कहते हैं, बालाथल, बागोर, ठीक है ना, बागोर और गिलुंद, ये सबसे प्रसिद्ध स्थल है। गिलुंद याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। ये कहां स्थित है, ये सभी एक बनास नदी है, बनास नदी घाटी में, ये भी याद रखिएगा, इसका मतलब है ताम्रपाषाण काल बनास नदी घाटी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यानी जब बनास संस्कृति भी कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान याद रखिएगा, ठीक है। आहाड़ के नाम पर इसे हम आहाड़ संस्कृति भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आहाड़ संस्कृति के नाम पर इसे हम आहाड़ संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ से बहुत ज्यादा तांबे के अवशेष पाए गए हैं, तांबे के अवशेष मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए इसे हम ताम्बवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, आहाड़ को ताम्बवती कहते हैं, तांबे का स्थल कहते हैं, क्या कहते हैं, ताम्बवती भी कहते हैं। तो आपको इसी पैटर्न पर चीजों को निकालते हुए चले जाना है, ये याद रखिएगा। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आपके ये हो गए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। और सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना, तो ये हो गया, बस केवल फेमस चीज पढ़नी, अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहां से। अब आते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में केवल स्थल हम पढ़ रहे, चूंकि अभी तक का ट्रेंड ये दिखा रहा, स्थल कौन कौन से स्थल है भाई पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा है, इसीलिए इसको मालवा संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले। कायथा है, क्या है, कायथा है, एरण है, क्या है, एरण है, और क्या है, नौदा टोली है, क्या है, नौदा टोली है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। और इसी को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, नौदा टोली को याद रखिएगा, ठीक है ना, एमपी में है नौदा टोली, क्लियर है। अब इसके बाद नौदा टोली के बाद यानी सबसे बड़ा है, फिर ये कायथा संस्कृति है, इसकी क्या विशेषता है, ये जो है हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है। अब आप याद रखिएगा, कायथा हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है, याद रखिएगा कि समकालीन है। समकालीन का मतलब है कि हर काल में नहीं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के 3 काल होते हैं, पूर्व पूरा पाषाण, क्या बोल सकते हैं, हड़प्पा संस्कृति का यानी पूर्व स्तर, परिपक्व स्तर और उत्तरोत्तर स्तर। तो ये पूर्व स्तर से संबंधित है, पूर्व स्तर से। तो हड़प्पा संस्कृति की समकालीन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस आप यहां पर ये चीज देख सकते हैं, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया बच्चों। और पश्चिमी महाराष्ट्र में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है इनाम गांव। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो सबसे प्रसिद्ध है इनाम गांव, ये किलाबंद बस्ती है, यानी यहाँ किले बने हुए, इसका मतलब किलाबंद बस्तियां बनाना सैंधव काल की विशेषता नहीं थी, वो सबसे पहले हमें ताम्रपाषाण काल में दिखाई दी, ऐसा भी फैक्ट पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। और पश्चिमी महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध स्थल हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र के ये वाले पश्चिमी महाराष्ट्र के जो भी है वो है जोरवे। जोरवे, इसको बेटा जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है ना। जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, ये 3 स्थल आप याद रखिएगा, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, ये आपको याद रखना है। दैमाबाद बताने की आवश्यकता नहीं, ये गोदावरी नदी पर है, सबसे बड़ा है ये। दैमाबाद गोदावरी पर इसलिए इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा है ये, क्लियर है। और इसमें इतना ही हमें
ध्यान रखना है और इसके अलावा कुछ ध्यान खास रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी जब भी प्रश्न आए इनाम गांव, किलाबंद बस्ती, तो एक अच्छी बस्ती के जितने भी उदाहरण हो सकते हैं सब यहां पर चेप मारिएगा। एक अच्छी बस्ती के जितने भी उदाहरण हो सकते हैं आप वो सारे उदाहरण यहां पर चेप मारिएगा, ये याद रखें। ठीक है बच्चों। और इनाम गांव से अन्नागार का साक्ष्य भी मिला है, ये भी याद रखिएगा। अन्नागार यानी जो हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार मिले हैं वो इनाम गांव से भी मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस स्थल से क्या मिला है। जब वो पूछेगा कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं तो आपके दिमाग में आएगा नहीं यार, हम तो पढ़े थे ताम्र पाषाण काल में इनाम गांव है, वो कहीं न कहीं हमारे काम आ जाएंगी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों। और ये दक्षिणी पूर्वी भारत में कौन कौन से हैं, यानी इसमें कौन कौन सा चिरांद है बच्चों, क्या है, चिरांद है, बर्दवान है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद बर्दवान जिला है बच्चों, चिरांद है। और फिर इसके बाद क्या है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है महिषादल है, महिषदल। चिराद है, महिषदल है, पश्चिम बंगाल में है ये। और पश्चिम बंगाल में पांडुराजार ढीबी, बस नाम याद रखिएगा, पांडुराजार ढीबी, पांडुराजार ढीबी है, ये चीज याद रखिए, कुछ भी खास यहां पर ऐसा नहीं। ठीक है ना, क्लियर है। और इनके मुख्य अनाज आपको पता है गेहूं और चावल और प्लस बाजरा, याद रखिएगा। कृषि में चूंकि नवपाषाण काल में कृषि स्टार्ट हो चुकी है तो इनकी कृषि में क्या क्या था, गेहूं, चावल प्लस बाजरा यहां एंट्री मारेगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो बताने की आवश्यकता नहीं। और यहां से चरखे और तकलियां भी मिली हैं, चरखे प्लस तकलियां मिली हैं, इसका मतलब है कताई बुनाई उद्योग भी यहां था, कताई बुनाई उद्योग भी यहां पर था, कताई बुनाई उद्योग भी यहां था। ठीक है ना। इसके अलावा और कौन कौन सा उद्योग था, मनके बनाने का उद्योग भी यहां पर, मनके बनाने का उद्योग यहां पर प्रचलित था, जो सैंधव काल में भी बनता था, याद रखिएगा। ठीक है ना। और एक और चीज है यहां पर, पीछे अगर आइए, इनाम गांव जो है इसमें सैंधव सभ्यता के लगभग सभी अभिलक्षण मिलते हैं। यहाँ पर इनाम गांव से मात्र देवी की मूर्ति भी मिलती है, किलाबंद बस्ती के साथ साथ इनाम गांव से पश्चिमी महाराष्ट्र वाले, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपका यानी हम लोगों ने क्या किया है, पूरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कल, यानी ऐसे ही बिना किसी बात के, बिना कोई समय गंवाए, कल हम सैंधव सभ्यता, इधर पॉइंट को नोट करिएगा, प्लस वैदिक सभ्यता एक साथ कंप्लीट करेंगे। 5 लेक्चर है, मैं बता देता हूं, सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता, फिर इसके बाद 6 BC, फिर संगम। ठीक है ना, यानी कल्चर वाले पार्ट पर, संस्कृति वाले पार्ट पर ही ज्यादा फोकस है। मेरे पास सारे नोट्स हैं, प्लस के बच्चे जो भी हैं वो जान रहे हैं, मैंने टॉप 50 चैप्टर में हिस्ट्री के सारे नोट्स दिए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहा हूं क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसे क्या होगा, देखो हमने 1 घंटे में आपको एक तरीका बता दिया, अब ऐसे ही आपको मैं इन्वायरमेंट भी सब फ्री हैंड चलेगा, यानी आपका रिवीजन करने में मजा आएगा। एक बार मुझे बताएं, सारे बच्चे भागिए नहीं, 1 मिनट के लिए मुझे बताइए, ये पैटर्न अच्छा लगा, 1 मिनट फटाफट बताइए। देखो बहुत बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, एक बार तो अगर पैटर्न अच्छा है फटाफट आ जाइए। आपके सामने विकल्प है ए और बी, ए अच्छा है तो ए पर क्लिक कर दीजिए, मैं पोल करने जा रहा हूं। ठीक है ना, फिर इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और 1 ही घंटे में आप लोगों का खराब करूंगा, इसके अलावा नहीं। ठीक है ना। और सुबह अगर आपको कुछ मिल जाएगा
ठीक है ना। सुबह सुबह अगर आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है, यानी लगभग 98%, चूंकि 2 बच्चे, ठीक है, तो लगभग सभी बच्चे, आप लोगों ने कहा कि कोई बच्चा कह रहा है कि मैं IQ खाना बनाने के समय इस्तेमाल भी करता हूं। ठीक है, एक मिनट, इसका मतलब क्या है, कल से स्पीड और बढ़ जाएगी। हम बहुत स्पीड से, अब आपके पास 70 दिन बचे हैं, आपके पास 70 दिन बचे हैं। पूरी प्रीलिम्स की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए, पूरी प्रीलिम्स की, और 1% भी मत मानिएगा कि ये क्लास कहीं से रुकने वाली है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, एकदम से। और कल हम सैंधो सभ्यता और 6 BC वैदिक संस्कृति कल ही खत्म, और इसी पैटर्न पर खत्म करेंगे। और जैसे ही, हाँ ये यूपी PCS के लिए भी है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो अब एक मिनट, हाँ, इंडिया आपकी बीच में ही आ जाएगी। भारत आपका, भारत हमें बीच में ही लाना पड़ेगा। भारत, क्योंकि हमारा आज से भारत पर काम स्टार्ट हो गया, ये भी बता रहा हूं, भारत पर आज से काम स्टार्ट है। कुछ बच्चे थे जो काम कर रहे थे साथ में, उनका MPPSC का एग्जाम था, MPPSC का एग्जाम था कल तक, तो उन्होंने टाइम मांगा था कि सर थोड़ा MPPSC, मैंने कहा ठीक है बच्चों, तो इस पर काम स्टार्ट हो गया। तो इंडिया आपका एक दिन हो सकता है ताबड़तोड़ मैराथन हो, मतलब मंडे टू संडे के बीच में एक दिन हो सकता है कि संडे को ताबड़तोड़ मैराथन हो, लगभग 5 से 6 घंटे की। रोज रोज मैं इंडिया नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही दिन संडे को 12 चैप्टर हो चुके हैं, उसके बाद 5 चैप्टर एक दिन, 5 चैप्टर एक दिन, 5 चैप्टर एक दिन, खत्म। समझ रहे हो ना, क्लियर रहेगा, या जैसा भी होगा तो इंडिया के लिए भी घबराना नहीं। और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, M लक्ष्मीकांत भी क्लास होगी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आएगी, मैं लाइव नहीं आऊंगा, ठीक है ना। वो कल से आपको रिकॉर्डिंग दिखेगी, मैं यूट्यूब पर एक ही टाइम लाइव रहूंगा, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस, जो बच्चे इतना मेरे ऊपर खर्चा करके लाखों रुपए आए हुए हैं, पहली जिम्मेवारी है अब उनको प्रीलिम्स की नैया पार करवाना, प्रीलिम्स की नैया उनको पार करवाना, ठीक है। तो मैं केवल हिंदू में लाइव आऊंगा अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं फटाफट बच्चों, आपका एक ही घंटा लेना है, मेहनत करिए। प्रीलिम्स वाले एक चीज और याद रखिएगा, क्लियर पढ़ने की आदत डालिए। इकोनॉमिक्स की कोई चिंता नहीं करेगा, आप अपने ढंग से पढ़िए। मैं पूरी इकोनॉमिक्स, जैसा कि रमेश सिंह सर ने कहा था, ठीक है ना, क्या कहा था उन्होंने, कि हमें सरकार को फॉलो करना। तो जितने RBI ने बुलेटिन निकाले हैं, जितने भी वित्त मंत्रालय की साइट पे जानकारी, वही सब मैं आपको कराने जा रहा हूं। हम उसमें किताब पढ़ने नहीं जा रहे हैं, जो मैं इकोनॉमिक्स कराने वाला हूं, इकोनॉमिक सर्वे 2 साल का आपका, क्या बोलते हैं, 2 साल का क्या, 2 साल का बजट, जो सर से हम लोग की बातचीत हुई थी ना, वही वही चीजें मैं निकालने वाला हूं, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय बाय, गॉड ब्लेस एवरीवन। कल सुबह 7 बजे इसी पैटर्न पर पढ़ना, इसी पैटर्न पर पढ़ना, इसी पैटर्न पर शाम तक